Hello everyone, this is Gulnar Nikhat. Today I will teach you class 8th history chapter number 3 ruling the countryside. Countryside का मतलब होता है विलेज. तो जब ब्रिटिश आए थे तो वो विलेज में कैसे प्रभाव पड़ा था ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड. जो पेजेंट्स थे उनको कैसे कैसे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा था. बेसिकली इस चैप्टर में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे लॉज लाए गए. तो जब 1765 में जो मुग़ल के एम्परर थे 12 अगस्त 1765 में शाह आलम उन्होंने जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसको. इससे पहले वाले चैप्टर में हम पढ़े थे कि कैसे ब्रिटिश आई, वो कैसे ट्रेड से टेरिटरी को कंट्रोल कर ली. तो आप पहले चैप्टर 2 को पढ़ लीजिए, फिर आपको चैप्टर 3 अच्छे से समझ में आएगा. तो जब ब्रिटिश ने बंगाल में जीत लिया, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, फिर बैटल ऑफ बक्सर हुआ. उसके बाद जो मुग़ल एम्परर थे शाह आलम उन्होंने ब्रिटिश को दीवान ऑफ बंगाल दे दिया. दीवान मतलब होता है रेवेन्यू कलेक्शन. मतलब कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो रेवेन्यू कलेक्ट करेगी बंगाल में. तो उनको बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा का दीवानी राइट्स दे दिया था. किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को. कौन दिया था? शाह आलम ने. ठीक है, ये मुग़ल एम्परर थे. क्योंकि जो बैटल ऑफ बक्सर था उसमें शाह आलम भी हिस्सा लिए थे तो ये हार गए थे, इसीलिए इनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी राइट्स देना पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी को. तो उसके बाद क्या हुआ, जो आप पहले तो क्या था कि कंपनी सिर्फ ट्रेडर थी, मतलब ट्रेड करने के लिए आई थी और मतलब प्रॉफिट के लिए आई थी स्पेशली. और वो ट्रेड करती थी, फिर वो लेके जाता था, फिर ट्रेड करती थी. तो उसके बाद क्या हुआ, जब दीवानी राइट्स मिल गया उसके बाद कंपनी फिनेंशियली भी एडमिनिस्टर करने लगा था. किसको? बंगाल में. मतलब कि पहले तो वो सिर्फ हाँ मतलब एक्सपोर्ट कर रहा था, इंपोर्ट कर रहा था और सामान को ख़रीद रहा था और यूरोप लेके जा रहा था. लेकिन नहीं, अब वो पैसा के मामले में भी जो फाइनेंशियली एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था. कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी. तो इन्होंने बहुत सारे अब इन ये सोच रहे थे कि अब कैसे एडमिनिस्टर करना है बंगाल को. तो ये बहुत सारे कैसे रेवेन्यू कलेक्ट करना है, ये सारी चीज़ को सोच रहे थे. तो इन्होंने बहुत सारे सेटलमेंट्स लाए थे. और फिर अब ये सोच रहे थे कि ऐसे प्रोडक्ट को खरीद रहे थे जो इनको ज़्यादा फ़ायदा दे रहा था. ठीक है, और वैसे ही प्रोडक्ट को, मतलब वैसे ही सामान को, वैसी चीज़ों को ही प्रोड्यूस करने बोल रहे थे इंडिया में, जो ब्रिटिश को फ़ायदा हो रहा था. जैसे इंडिगो, मतलब ब्रिटिश को इंडिगो अपने यूरोप में लेके जाना होता था. ये मेनली एक डाई होता है जिसमें ब्लू कलर होता है, कपड़ों में डाई किया जाता है. तो ब्रिटिश फोर्स कर रहे थे इंडियन पेजेंट्स को कि वो इंडिगो को प्रोड्यूस करें. मतलब वो अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे थे, क्योंकि अब उनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी राइट्स मिल गया था कि वो कलेक्ट कर सकते हैं टैक्स. उसके बाद क्या हुआ, कंपनी ये सोच रही थी कि वो अभी भी सोच रही थी कि वो एलियन पावर है. देखिए, अगर कंपनी डायरेक्ट अगर जाके पेजेंट से कहेगी नहीं लाओ टैक्स लाओ टैक्स लाओ, तो वो थोड़ा मतलब एक मीन लगेगा कि मतलब वो तो बाहर के हैं, तो पेजेंट्स तो जल्दी देंगे नहीं. तो इसीलिए कंपनी सोच रहे थे कि वो तो एलियन पावर है, तो वो सोच रहे थे कि हम इनडायरेक्टली रूल करेंगे. मतलब ज़मींदार और तालुकदार तो रहेंगे, लेकिन हम ज़मींदार और तालुकदार को अपने अकॉर्डिंग काम करवाएंगे. मतलब ये मीडियम जैसे काम करेंगे. जैसे यहाँ ब्रिटिश, ये ज़मींदार, और यहाँ पे पेजेंट्स और इंडियंस. तो ये कह रहे थे कि ज़मींदार ठीक है, ज़मींदार की पोस्ट रहेगी, तालुकदार रहेंगे, लेकिन हम इनको अपने अकॉर्डिंग काम करवाएंगे, हम इनसे भी टैक्स लेंगे. ठीक है ना. तो इनका था कि हम ये डायरेक्ट कंट्री साइड में रूल नहीं किए थे. ठीक है, याद रखिएगा कि वो कंट्री साइड में, विलेज में डायरेक्ट रूल नहीं किए थे. तो उसके बाद क्या हुआ, जो कंपनी थी वो रेवेन्यू लेना शुरू कर दी. तो कंपनी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लेना शुरू कर दी थी, मतलब टैक्स लेना शुरू कर दी थी. जो ट्रेडर्स थे, तो वो तो राजा बने नहीं थे. जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो खुद तो ज़मींदार नहीं बन गए थे, वो राजा नहीं बन गए थे, वो ट्रेडर ही थे. लेकिन उनको बहुत ज़्यादा असेसमेंट चाहिए होता था, बहुत रेवेन्यू बहुत ज़्यादा डिमांड करते थे. तो और क्या होता था पहले, जो मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पहले एक्सपोर्ट भी कर इंडिया में इंपोर्ट भी करती थी सामान, और यहाँ से लेकर भी जाती थी. लेकिन अब क्या हुआ, जब उनको दीवानी राइट्स मिल गया तो वो जितने बंगाल में जितने भी टैक्स वो कलेक्ट करते थे उसी से वो सामान खरीद के बस एक्सपोर्ट कर रहे थे, इंडिया से इंपोर्ट नहीं कर रहे थे कुछ इंडिया में. तो क्या हुआ, जब दीवानी राइट्स मिल गया उसके बाद जो ब्रिटिश की, मतलब जो एक्सपोर्ट कर रहे थे वो 5 गुना बढ़ गया. 5 ईयर्स में 5 मतलब डबल हो गया. 5 गुना नहीं बढ़ा, सॉरी, 5 साल में वो डबल हो गया. ठीक है ना. जब दीवानी राइट्स मिल गया 1765 में दीवानी राइट्स मिल गया, और 1770 में वो 2 गुना बढ़ गया. मतलब वो इंपोर्ट नहीं कर रहे थे इंडिया में, बस एक्सपोर्ट कर रहे थे, इंडिया से लेकर जा रहे थे.
ठीक है। तो 1865 से पहले क्या हुआ, जब दीवानी राइट्स दिए शाह आलम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, उससे पहले इंपोर्ट भी इक्वल और एक्सपोर्ट इक्वल था। मतलब जो ब्रिटिश थे वो सपोज़ करिए कि सिल्वर और गोल्ड लेकर आए, यहाँ से स्पाइसेस वगैरह, कॉटन, सिल्क, ये सारी चीज़ को ले गए, तो वो इक्वली होता था। लेकिन अब क्या हुआ, 1765 के बाद जब उनको बंगाल का दीवानी राइट्स मिल गया, तो वो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे, इम्पोर्ट कर ही नहीं रहे थे, इंडिया से सारा कुछ लेके जा रहे थे। तो बंगाल का इकोनॉमी बहुत गिर गया। देखिए, बंगाल में कुछ आ ही नहीं रहा है, बस बंगाल से लेकर जा रहे हैं, बंगाल से बहुत टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो जो बंगाल की इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में आ गई थी, और पेजेंट्स थे उनको बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया जा रहा था, और जो आर्टिसंस थे उनको भी बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि उनको फोर्स किया जा रहा था कि वो अपने गुड्स को बहुत चीप, मतलब बहुत कम प्राइस में बेचे। तो और पेजेंट्स को बहुत ज़्यादा टैक्स को पे करना पड़ रहा था, इसलिए पेजेंट्स भी बहुत परेशान थे और आर्टिसंस भी बहुत परेशान थे। इसीलिए क्या हुआ, जो आर्टिसन थे उनकी प्रोडक्शन भी गिर गई और एग्रीकल्चर भी कोलैप्स हो गया। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी ही इतना ज़्यादा, मतलब क्राइसिस में चला गया था कि एग्रीकल्चर भी कोलैप्स हो गया। और 1770 में, मतलब 18th ऑफ सेंचुरी में, देखिए 1765 में उनको दीवानी राइट्स मिला, और 5 साल बाद ही बंगाल में बहुत ज़्यादा ही, मतलब एक बोलते हैं ना, बहुत भारी मात्रा में ह्यूज क्राइस आया। इसमें क्या हुआ, जो पॉपुलेशन है उनकी 30 मिलियन थी उस वक्त पॉपुलेशन, उसमें 1/3 पॉपुलेशन की डेथ हो गई। ठीक है ना? और 10 मिलियन डेथ हो गए। 30 मिलियन पॉपुलेशन थी बंगाल की, मतलब 1/3 पॉपुलेशन फेमाइन से डेथ हो गई। बहुत ज़्यादा फेमाइन आ गया, मतलब फेमाइन मतलब होता है जो भूख से लोग मर जाते हैं, तो उसको फेमाइन बोलते हैं। तो 1770 में बंगाल में क्राइसिस आ गया था। तो देखिए, जो कंपनी थी वो बहुत ज़्यादा पेजेंट्स से टैक्स कलेक्ट कर रही थी, आर्टिसंस को बहुत फोर्स कर रही थी कि वो अपने गुड्स को बहुत चीपली, मतलब बहुत कम प्राइस में बेचे। फिर वो ज़्यादा एक्सपोर्ट इंडिया में कुछ नहीं कर रहे थे, बस इम्पोर्ट कुछ नहीं कर रहे थे, बस एक्सपोर्ट किए जा रहे थे। इससे बंगाल की इकोनॉमी क्राइसिस में चली गई थी। तो जब बंगाल की पूरी ही एग्रीकल्चर इकोनॉमी बहुत ज़्यादा गिर गई, तो कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा। देखिए, जैसे बंगाल में अगर कोई टैक्स ही नहीं दे पा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे फेमाइन से डेथ हो जा रहा है उनका, फिर लोग पैसे के लिए बहुत परेशान हो रहे, तो टैक्स कैसे देंगे? तो अब ब्रिटिश को तो टैक्स चाहिए, तो ब्रिटिश कंपनी को टैक्स नहीं मिल रही थी, तो ब्रिटिश इन्वेस्ट कैसे करेगी? तो ब्रिटिश अब क्या सोचे कि अब हमें परमानेंट सेटलमेंट, मतलब कुछ लॉज लाना पड़ेगा, कुछ लैंड को इम्प्रूव करना पड़ेगा, कुछ मतलब कुछ पॉलिसीज़ लाना पड़ेगा जिससे हमें रेगुलर टैक्स मिले। तो उन्होंने क्या किया, 2 डिकेड्स, मतलब 20 ईयर्स बाद 1793 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सोचे कि अब तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गया, तो हमें एक पॉलिसी बनाना पड़ेगा, कुछ सेटलमेंट्स लाना पड़ेगा जिससे हमें, मतलब रेगुलर बेसिस पे हमें रेवेन्यू मिलते रहे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस उस वक्त गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट 1793 में इंट्रोड्यूस किया। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट। तो इसमें ये था कि जो ज़मींदार्स होंगे, जो राजास और तालुकदार्स, तो जो ब्रिटिश, देखिए ब्रिटिश होगी और ये ज़मींदार्स और ये पेजेंट्स। तो ब्रिटिश ज़मींदार से कहेगी कि तुमको पेजेंट्स से जाकर टैक्स कलेक्ट करके हमें देना है, और उसमें से कुछ तुम्हें रख लेना है, और जो तुम रखोगे उससे लैंड इम्प्रूव कर देना पेजेंट्स का। तो जो ज़मींदार्स थे वो कलेक्ट करते थे पेजेंट्स से और कंपनी को पे करते थे। तो उसमें इस सिस्टम में क्या था, परमानेंट सेटलमेंट में जो रेवेन्यू था वो फिक्स था, वो फ्यूचर में इंक्रीज़ नहीं हो सकता था। एक बार फिक्स कर दिया कि चलो हाँ, पर एकड़ में 200 रुपया देना पड़ेगा, तो वो फिक्स था कि हाँ लाइफ टाइम फिक्स रहेगा, फ्यूचर में उसको बढ़ाया नहीं जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये क्यों परमानेंट सेटलमेंट लाए थे, इससे क्या होता कि जो रेवेन्यू था वो रेगुलर फ्लो होते रहता कंपनी को, तो कंपनी को तो प्रॉफिट से मतलब था। तो फिर क्या हुआ, जो लैंड रेवेन्यू बहुत कम मिलने लगा। क्यों? क्योंकि जो ज़मींदार्स थे उनको काम था कि आपको जो भी थोड़ा बहुत मिलेगा उससे आप, जो पेजेंट्स हैं उनके लैंड को इम्प्रूव करिएगा, लेकिन ज़मींदार्स इम्प्रूव नहीं कर रहे थे। ज़मींदार्स क्या कर रहे थे, ज़मींदार्स पेजेंट्स को ज़्यादा रेवेन्यू लेकर जैसे कि ज़मींदार्स जितना लेना है उससे ज़्यादा लेते थे पेजेंट्स से, और उतना पे नहीं करते थे कंपनी को। अब कंपनी को जितना चाहिए था उतना दे देते थे, और ज़मींदार्स मीडियम में अपना फ़ायदा देखते थे, अपने प्रॉफिट देखते थे। 1793 में ये सेटलमेंट लाया गया था रेवेन्यू सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, पर इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो ज़मींदार्स थे उनको बोला गया था कि आपको लैंड को इम्प्रूव करना है पेजेंट्स का, अगर लैंड इम्प्रूव नहीं करेंगे तो उनकी प्रोडक्शन नहीं होगा, अब प्रोडक्शन नहीं होगा तो उनको रेवेन्यू नहीं मिलेगा कंपनी को। इसीलिए कंपनी ने ज़मींदार्स को दिया था ये काम कि तुम्हें इम्प्रूव करना है, लेकिन ये इम्प्रूव नहीं कर रहे थे। उसके बाद और ये परमानेंट सेटलमेंट का और ये लिमिटेशन था कि जो टैक्स था वो बहुत ज़्यादा हाई था, कभी कभी ज़मींदार
ज़मींदार्स भी नहीं दे पाते थे, क्योंकि जो पेजेंट्स थे उनका प्रोडक्शन कभी कभी नहीं हो पाता था, हार्वेस्ट उतना नहीं हो पाता था। तो जो ज़मींदार्स थे वो भी कभी कभी कंपनी को पे नहीं कर पाते थे। तो उनको क्या होता था, अपनी ज़मींदारी छोड़ना पड़ता था, उनकी जो लैंड थी या जो भी उनके एसेट्स होते थे वो कंपनी उसको ले लेते थे, कब्जा कर लेते थे। ठीक है ना, अगर ज़मींदार नहीं दे पाते थे, पे नहीं कर पाते थे तो। उसके बाद क्या हुआ, 19th सेंचुरी में क्या हुआ, जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। देखिए, जब प्रोडक्शन बढ़ गया तो पेजेंट्स रेवेन्यू देने लगे अच्छा खासा, और ज़मींदार ज़्यादा रेवेन्यू लेने लगे, लेकिन ज़मींदार उतना पे नहीं करते थे कंपनी को, तो कंपनी को प्रॉफिट नहीं होने लगा, एक ये भी प्रॉब्लम है। और जो रेवेन्यू फिक्स था वो कभी फ्यूचर में मतलब फ्यूचर में कभी बढ़ नहीं सकता था। तो अगर कंपनी को कभी ज़्यादा रेवेन्यू की ज़रूरत पड़ता था तो वो नहीं ले सकता था ज़मींदार, मतलब रेवेन्यू, क्यों? क्योंकि वो फिक्स था। ठीक है ना। और जो ज़मींदार थे वो कभी-कभी ये करते थे, जो उनके लैंड्स होते थे वो टेनेंट्स में दे देते थे। मतलब कि वो इम्प्रूव नहीं करते थे उनके लैंड, वो कहते थे कि तुम मेरे यहाँ काम करो, मतलब टेनेंट्स में रेंट में काम करो, तुम यहाँ पे प्रोडक्शन करो, मैं तुम्हें कुछ पैसा दे दूँगा, तुम रेवेन्यू दे देना। तो ज़मींदार्स कभी-कभी टेनेंट्स में काम करवाने लगते थे। जो कल्टीवेटर्स थे जिनको रेवेन्यू देना पड़ता था ज़मींदार्स को, और ज़मींदार्स को देना पड़ता था ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो कल्टीवेटर्स को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने लगा पे करने के लिए, क्योंकि कभी-कभी जो हार्वेस्ट था वो उतना नहीं हो पाता था, और ये बहुत रेवेन्यू बहुत ऑप्रेसिव होता था। मतलब जो ज़मींदार्स होते थे वो बहुत ज़्यादा फ़ोर्सफुली रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। ठीक है। और और कभी-कभी दे नहीं पाते थे, जो पेजेंट्स थे वो दे नहीं पाते थे, वो पे नहीं कर पाते थे रेवेन्यू को, तो वो ज़मींदार से लोन भी लेते थे। पर वो फिर वो ज़मींदार से लोन लेकर वो ज़मींदार को ही देते थे कि वो जाके ब्रिटिश कंपनी को दे देंगे। लेकिन फिर इनको लोन को वापस चुकाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता था, और अगर वो लोन को वापस नहीं चुका सकते थे जो पेजेंट्स थे, तो ज़मींदार उनकी लैंड को ले छीन लेते थे। तो ये सारे कुछ लिमिटेशंस थे परमानेंट सेटलमेंट पे। तो 1793 में परमानेंट सेटलमेंट का इंट्रोड्यूस किया गया बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, और ये रेवेन्यू इसमें फिक्स था, और ज़मींदार रेवेन्यू कलेक्ट करते थे फ्रॉम पेजेंट्स और पे करते थे कंपनी को। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे। पर रेवेन्यू फिक्स था तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता था ब्रिटिश कंपनी को, तो उन्होंने न्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, वो सिस्टम को चेंज कर दिए। तो क्योंकि कंपनी को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ रही थी और उसमें फ़िक्स था परमानेंट सेटलमेंट में, तो उन्होंने महलवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। महल मतलब होता है विलेज। तो पहले क्या था, पेजेंट्स से लेते थे, अब विलेज विलेज वाइज लेंगे। तो ये यूपी में इंट्रोड्यूस किया गया, फिर बंगाल के कुछ पार्ट में आसपास में उधर किया गया, नॉर्थ साइड में, फिर बंगाल में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। इसको 1822 में, महलवाड़ी सिस्टम को 1822 में होल्ट मैकेंजी ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। इसमें ये था कि जो मतलब इसमें ये सोच रहे थे कि ब्रिटिश की ज़्यादा हम पेजेंट्स को परेशान नहीं करेंगे। उनके इनका कहना था कि जो विलेज है वो सोशल इंस्टीट्यूशन है, मतलब कि विलेज में ही सारा कुछ होता है, और जो पेजेंट्स हैं उनके लिए विलेज बहुत मैटर करता है। तो इसमें ये था कि जो कलेक्टर्स होंगे, कलेक्टर्स हर विलेज में जाएंगे, उसको इंस्पेक्ट करेंगे, मतलब वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि कहाँ पे कैसा फील्ड है, कहाँ पे कैसा ज़्यादा मतलब फर्टाइल सॉइल है, उसके अकॉर्डिंग सारा डिटेल निकालेंगे कि जैसे ये ए है, विलेज विलेज ए है, विलेज बी है, तो विलेज ए में ज़्यादा, मतलब विलेज ए में ज़्यादा फर्टिलिटी है, ज़्यादा प्रोडक्शन होता है एज़ कम्पेयर टू विलेज बी, तो विलेज ए से ज़्यादा रेवेन्यू लेंगे। उसके बाद रेवेन्यू पे करना पड़ता था। ये मतलब जो अमाउंट है वो पीरियोडिकली भी फिक्स नहीं होता था, ये पीरियोडिकली कभी बढ़ता था। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू कैसे विलेज है और कैसे विलेज की फर्टिलिटी वो देखकर। तो जो विलेज के हेडमैन होते थे, जैसे कि पूरा विलेज है उसमें कोई हेडमैन होता था, सरपंच या फिर कोई भी हेडमैन, वो रेवेन्यू को कलेक्ट करेगा पूरे विलेज से और कंपनी को जाके पे करेगा। तो इसमें ज़मींदार्स नहीं होते थे, ये याद रखिएगा। परमानेंट सेटलमेंट में ज़मींदार्स होते थे, इसमें विलेज के हेडमैन कलेक्ट करेंगे पूरे विलेज से रेवेन्यू और जाकर कंपनी को पे करेंगे। तो ये 1822 में होल्ट मैकेंजी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद क्या हुआ, जो महलवाड़ी सिस्टम था, सेटलमेंट था, उसमें भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिखा ब्रिटिश को। उन्होंने एक नया इंट्रोड्यूस किया, रैयतवाड़ी या तो मुनरो सिस्टम। मुनरो सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको थॉमस मुनरो ने इंट्रोड्यूस किया था। तो रैयतवाड़ी और मुनरो सिस्टम, इसमें ये था कि इसमें ज़मींदार नहीं होंगे, मतलब कोई मीडियम नहीं होगा। जो यहाँ जो लोकल पेजेंट्स होंगे, ये मेनली साउथ में इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि साउथ में ज़मींदारी वाला सिस्टम वैसा कुछ नहीं था। तो पूरे ऑल ओवर साउथ में इसको एक्सटेंड कर दिया गया। तो जो कल्टीवेटर्स है, जो पेजेंट्स है, वो डायरेक्टली कंपनी को पे करेंगे रैयतवाड़ी सिस्टम में। तो रैयत मतलब होता है पेजेंट्स, RYOT, रैयत मतलब होता है पेजेंट्स, इसीलिए इसको रैयतवाड़ी सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि जो रैयत्स होते हैं, जो पेजेंट्स होते हैं, वो डायरेक्टली जाके कंपनी को पे करते हैं। और इसमें सर्वे किया जाता है लैंड को कि मतलब कैसा लैंड है कैसा नहीं है, उसके अकॉर्डिंग जो पेजेंट्स है, जो कल्टीवेटर्स है, वो पे करते थे।
तो मुनरो का ऐसा सोच था, जो थॉमस मुनरो थे जिन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था कि जो ज़मींदार से वो बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं पेजेंट्स को फ़ोर्सफुली, उनसे बहुत सप्रेस करके उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करते, तो हम ज़मींदार को ही हटा देते, डायरेक्ट रैयत आके हमें पे करेंगे। तो हमने पढ़ा कि 1793 में परमानेंट सेटलमेंट, 1822 में महलवारी सेटलमेंट और रैयतवारी सेटलमेंट। तो जो तीनों ही सेटलमेंट था, तीनों ही जो रेवेन्यू कलेक्शन करने का जो सिस्टम था, इसमें लिमिटेशंस बहुत थे। महलवारी में ये था, परमानेंट में था लैंड फिक्स, रेवेन्यू फिक्स था। महलवारी में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू बहुत ज़्यादा हाई था, ये प्रॉब्लम था। जो पेजेंट्स थे वो दे नहीं पाते थे, वो चुका नहीं पाते थे, तो वो विलेज छोड़कर भाग जाते थे, ठीक है ना। जो कंट्री साइड है वो पूरा खाली हो जाता था, क्योंकि वो पे नहीं कर पाते थे, तो उनको सप्रेस किया जाता था। बहुत ऑप्रेसिव होता था ये जो सेटलमेंट्स रहते थे। और रैयतवारी सेटलमेंट में ये प्रॉब्लम था कि जो 55% टैक्स लिया जाता था, ठीक है ना, मतलब पेजेंट से 55% टैक्स लिया जाता था, बहुत ऑप्रेसिव होता था। इसकी वजह से मद्रास में फेमाइन भी आ गया था, तो इसमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। और तो परमानेंट सेटलमेंट में ये प्रॉब्लम था, लिमिटेशंस था। महलवारी में भी इतने सारे लिमिटेशंस थे, जो पेजेंट्स थे वो दे नहीं पाते थे, अनेबल टू पे रेवेन्यू, तो वो फ्लैट कर जाते थे कंट्री साइड से। और रैयतवाड़ी सेटलमेंट में भी जो टैक्स था वो भी बहुत हाई था। तो जो आप पढ़ेंगे द क्रॉप्स फॉर यूरोप, मतलब कि जो इंडियन पेजेंट्स थे वो यूरोप के लिए क्रॉप को प्रोड्यूस करते थे। तो कंट्री साइड में सिर्फ वो लोग रेवेन्यू ही देना नहीं पड़ता था, उनको क्रॉप्स भी अकॉर्डिंग मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अकॉर्डिंग उनको क्रॉप को प्रोडक्शन करना पड़ता था। मतलब कि जो यूरोप की जो रिक्वायरमेंट है, जो यूरोप जो चाहती है वो, जैसे यूरोप में यूरोप की जो रिक्वायरमेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी ओपियम और इंडिगो बहुत फोर्सफुल्ली प्रोड्यूस करवाती थी इंडिया में, ठीक है ना। इंडिगो एक डाई होती है जो ब्लू कलर की, जिसे नील भी कहते हैं। तो ब्रिटिश फोर्स करती थी कल्टीवेटर्स को कि आप ये प्रोडक्शन करो, ये करो, वो करो, मतलब जो हमारे लिए फ़ायदा हो वो करो। तो जो ब्रिटिश कंपनी थी वो बंगाल में जूट प्रोडक्शन करवाया, असम में टी, यूपी में शुगर केन, पंजाब में वीट, महाराष्ट्र और पंजाब में कॉटन, मद्रास में राइस। तो यूरोप की रिक्वायरमेंट होती थी ये सारी चीज़ें, इसीलिए यूरोप जो ब्रिटिश कंपनी थी वो बहुत फोर्स करती थी कल्टीवेटर्स को कि आप ये सारी चीज़ों को ग्रो करो। तो ये होता कैसे था, अब हम ये पढ़ेंगे कि वो ये सारी चीज़ वो कहाँ एक्सपोर्ट करते थे, यूरोप में। तो जो ब्रिटिश कंपनी थी वो बहुत फोर्स करती थी पेजेंट्स को, कल्टीवेटर्स को, कि आप हमारे अकॉर्डिंग मतलब हमारे अकॉर्डिंग ग्रो करो जितने भी क्रॉप्स हैं। नाउ मूव टू दी अनदर टॉपिक, डज कलर हैव हिस्ट्री। तो कलर की भी हिस्ट्री होती थी, ये पढ़ेंगे। तो इंडिगो एक कलर है, ब्लू कलर डाई होता है जो कपड़ा में दिलाता है, इसकी भी हिस्ट्री होती थी। इसकी हिस्ट्री बहुत मतलब बहुत बुरी हिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा पेजेंट्स को परेशान किया गया था। तो ये ब्लू डाई होती है जो कलर किया जाता था कपड़ों पे। तो जो ब्रिटिश थी वो बहुत फोकस करती थी इंडिगो पे, क्योंकि ये फिर एक्सपोर्ट करके यूरोप ले जाते थे, वहाँ पे अपने कपड़ों में ब्लू कलर की डाई करते थे। तो उस वक्त जब इंडिगो प्रोडक्शन होता था इंडिया में, तो वो बिगेस्ट सप्लायर होता था ऑल ओवर दी वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में इंडिगो सबसे ज़्यादा इंडिया में प्रोडक्शन की जाती थी। तो वाई द डिमांड ऑफ इंडिगो, मतलब इंडिगो का डिमांड इतना क्यों था, जो ब्रिटिश थे वो इतना क्यों डिमांड कर रहे थे कि इंडिगो मतलब प्रोडक्शन करो। इसका ह्यूज डिमांड इसलिए था कि इसका ह्यूज डिमांड इसलिए भी था कि जो यूरोप है वो, वहाँ पे इंडिगो प्रोडक्शन नहीं होता था, क्योंकि जोग्राफिकली यूरोप ऐसी कंट्री है, वो ट्रॉपिकल रीजन नहीं है। इसीलिए जो इंडियन इंडिगो है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, प्लस यहाँ पे बेस्ट इंडिगो मतलब अच्छी क्वालिटी की इंडिगो प्रोडक्शन होती है, इसलिए इसका ह्यूज डिमांड था और इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो और इसका बहुत ज़्यादा डिमांड था इटली में, फ्रांस में, ब्रिटेन में। तो लेकिन ब्रिटिश जो यूरोप है वहाँ पे वुड क्रॉप होता था, इससे भी एक कलर दिया जाता था कपड़ों में। ये बहुत ज़्यादा ईजिली मिल जाता था, यूरोप के जोग्राफिकल मतलब जोग्राफी के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा सूट करता था। तो वहाँ पे वुड क्रॉप प्रोडक्शन होता था। ये एक वायलेट मतलब एक ब्लू डाई होता था, लेकिन ये टेम्परेट जोन में होता था, लेकिन जो ब्रिटेन है वो टेम्परेट जोन पे आता है। तो ये नॉर्थ इटली, साउथ फ्रांस, जर्मनी एंड ब्रिटेन में इसको प्रोडक्शन किया जाता था। लेकिन जो वुड था ये इंडिगो को मतलब कंपटीशन नहीं दे पाता था। जो इंडिगो का कलर होता था वो ज़्यादा बेस्ट होता था, क्वालिटी बहुत अच्छा होता था, और जो वुड होता था वो थोड़ा मतलब डल होता था। तो जो वुड प्रोडक्शन करते थे यूरोप में, उन्होंने उस उनको बहुत ज़्यादा इंडिगो का से कंपटीशन करना पड़ता था, क्योंकि इंडिगो अच्छी क्वालिटी की होती थी। तो इंडिया से इंडिगो ले जाया जाता था यूरोप, तो यूरोप में जो वुड प्रोडक्शन होता था कलर करने के लिए वो ज़्यादा मतलब बिकता नहीं था, और उनकी जो वो डिक्लाइनेशन होने लगा था। लेकिन क्यों इतना डिमांड था, क्योंकि वुड जो होता था, जो वुड ग्रो होता था जिसके लिए कलर चढ़ाया जाता था यूरोप में, वो बहुत पेल और बहुत डल होता था, उतना अट्रैक्टिव नहीं होता था। लेकिन जो इंडिगो है वो रिच ब्लू कलर होता था, बहुत अट्रैक्टिव दिखता था। तो सॉरी, 17th सेंचुरी में क्या हुआ, जो क्लोथ प्रोडक्शन जो करते थे क्लोथ प्रोड्यूसर्स, उन्होंने ब्रिटेन गवर्नमेंट से कहा कि आप इंडिगो को बैन कर दो यूरोप में आने से, इसलिए हमारा इंडिगो फिर हमारा वुड बिकने लगेगा। तो जो
फ्रेंच कल्टीवेटर्स थे। तो इंडिगो जो यूरोप के लोग थे वो इंडिगो खुद तो मतलब प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे, लेकिन जहाँ-जहाँ वो कॉलोनी बनाए थे वहाँ-वहाँ प्रोडक्शन करवाते थे। जैसे कि फ्रेंच करवाते थे सेंट डोमिंगो में, कैरिबियन फर्स्ट में, फिर जो पोर्तुगल्स थे वो ब्राज़ील में करवाते थे, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जमाइका, स्पेनिश, वेनेजुएला में कराती थी। ये क्या इंडिगो का प्रोडक्शन, इसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन यूरोप सूटेबल नहीं था, इसलिए ये अपने मतलब जहाँ पे कॉलोनी बनाते थे वहाँ पे प्रोडक्शन करते थे। तो 18th सेंचुरी में क्या हुआ, जो इंडिगो का डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि जब ब्रिटिश में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में ब्लू कलर की बहुत ज़रूरत पड़ने लगी। इसीलिए जो कॉटन का प्रोडक्शन है इंडिया में भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और जितने भी मतलब कि टेक्सटाइल कंपनीज़ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ आने लगी यूरोप में, इसकी वजह से भी इंडिगो का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इंडिया में भी इंडिगो प्रोडक्शन होता था, अमेरिका में भी और वेस्ट इंडीज़ में भी। लेकिन क्या हुआ, जब 1783 और 1789 में जो अमेरिकन वॉर हुआ उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका ने ब्रिटेन को सप्लाई करना बंद कर दिया था। जो अमेरिका का सप्लाई था वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका का इंडिगो वो ब्रिटेन तक पहुँचाते थे, वो सप्लाई स्टॉप हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, जो इंडिया का इंडिगो था, तो जो वर्ल्ड का इंडिगो था वो हाफ मतलब पूरा ही इंडिगो 50% जैसे वर्ल्ड में प्रोडक्शन होता था, उसका हाफ वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में होता था, उसमें हाफ हो गया, मतलब 25% बस बच गया। तो हाफ प्रोडक्शन गिर गया। तो ब्रिटेन फिर टेंस हो गई कि नहीं, अब अमेरिका दे नहीं रहा है, वेस्ट इंडीज़ भी कोलैप्स हो गया, तो अब हम कहाँ जाए। तो ब्रिटिश फिर चले गए, ब्रिटिश इंडिया की तरफ आए कि नहीं, ये भारत है हमारा, भारत एक बहुत मतलब रिच है, यहाँ से इंडिगो लाते हैं। तो ब्रिटिश टर्न टू इंडिया। तो यूरोप में इंडस्ट्रीज़ आ गई थी, तो डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जो ब्रिटिश थे वो डिपेंड हो गए थे इंडिया में कि इंडियंस जो है वो हमारे लिए इंडिगो प्रोड्यूस करेंगे। तो वो बंगाल को चूज़ किए कि हाँ चलो बंगाल में प्रोडक्शन करवाएंगे। तो बंगाल की जो इंडिगो थी जो प्रोडक्शन करवाते थे ब्रिटिश, वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में डोमिनेटेड करती थी। तो ब्रिटिश आ गए थे बंगाल में प्रोडक्शन करने के लिए। 1788 में क्या हुआ, 30% मतलब ये 30% जो इंडिगो था वो इंडिया से जाता था, कहाँ, ब्रिटेन में। 30% इंडिया से जाता था ब्रिटेन में। और 1810 में, जस्ट 1788 के बाद 1810 में 95% जो इंडिया का प्रोडक्शन था, इंडिगो का प्रोडक्शन 95% जाता था ब्रिटेन में। जब यूरोप जो ब्रिटिश थे वो आते थे यहाँ पे प्रोडक्शन करवाते थे और सारा कुछ लेके चले जाते थे। तो जो ब्रिटेन में और भी लोग थे, जैसे कि बहुत सारे ऑफिसर्स थे, जॉब्स करते थे कुछ और, बहुत स्कॉटमैन्स थे, इंग्लिशमैन, वो वहाँ पे अपना काम छोड़कर इंडिया में प्लांटर्स बन गए। मतलब इंडिया में प्लांट करवाते थे इंडिगो, क्योंकि इससे बहुत प्रॉफिट होता था उनको। क्योंकि इंडिगो का प्रोडक्शन इतना बढ़ गया था, इंडिगो का डिमांड भी बहुत बढ़ गया था कि जो स्कॉटमैन थे, इंग्लिशमैन थे, इंग्लैंड से, स्कॉटलैंड से, तो वो लोग यहाँ आने लगे और यहाँ प्लांटर्स बन गए और अपनी जॉब को छोड़कर इंडिगो के बिजनेसमैन बन गए थे। तो ये सारे हम पढ़े कि कैसे-कैसे ब्रिटेन में 95% 1810 में इंडिया से एक्सपोर्ट होता था इंडिगो। तो आज के लिए इतना ही, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय।